इस समय शेख नसरुल्लाह हिजबुल्लाह की लीडर की स्पीच चल रही है और उसके साथ साथ जंग भी हो रही है। विश्वास नहीं करेंगे, शेख नसरुल्लाह इस समय स्पीच दे रहे हैं और उनके ऊपर से इजरायली जेट्स साउंड बैरियर तोड़ रहे हैं। जब शेख नसरुल्लाह ने कहा कि हम इस युद्ध से डरेंगे नहीं, उस समय इजराइल ने देर कानून और अल नहर अल हानिया पे वार किया। उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने शुमारा और मेतात पे वार किया। जब शेख नसरुल्लाह ने कहा कि कोई भी अगर ये सोचता है कि इजराइल इस जंग को जीत सकता है तो वो जाके इजराइल से खुद बात करे। इस समय इजराइल ने जब उन्होंने ये कहा तो इजराइल ने फ्राउन और कब्रिखा पे हमला किया लेबनान में, और उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने लगातार नहारिया पे हमला किया, शुमारों पे दोबारा हमला किया, मितुल्ला पे हमला किया। लगातार ये युद्ध चल रहा है और स्पीच चल रही है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं, कल मैं 1 घंटे का मैंने लगभग लाइव किया और उसमें मुझे उस तरह का समर्थन नहीं मिला आप लोगों से। उसके साथ साथ देखिए, जो मैंने कल 2 वीडियो जारी किए, 7 बजे एक डाला, तो उसमें आते ही नहीं है लोग। ये क्या मतलब मजाक है? आप लोगों को नहीं करना है तो आप बता दीजिए अमरीश मिश्रा स्पीक आज से बंद, आज से खत्म हो गया, वरना आप लोग मुंह छुपाने की जगह नहीं आप लोगों को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो पूरी स्थिति, मैं जो कहता हूं वो मानता ही नहीं है। जो मैंने कहा कि इसके रिलीज होने के तुरंत उस जो सबसे पहले पूरा जो लोग 5,000 10,000 आए, पूरा वीडियो अंत तक देखें, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो। और आप 7 बजे से बैठ नहीं सकते हैं क्या? अगर मैं इतनी मेहनत करके सारी चीज कर रहा हूं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा हूं, मेरे ऊपर जिस तरह का पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, तो आप लोग क्या 7 बजे से नहीं बैठ सकते हैं कि 7 बजे भी अगर मैं डालूं कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी अर्जेंट खबर आ जाए तो उसको भी आप लोग देखें? क्योंकि यूट्यूब रिकमेंडेशन तुरंत डाउन कर देता है। 10-15 मिनट में भी अगर हमारे सब्सक्राइबर्स वहां नहीं पहुंचे, वो डाउन कर देता है। और इस समय देखिए, मैं क्या आपसे बताऊं, मुझे लगता है बहुत जल्द अमरीश मिश्रा स्पीक मुझे बंद करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है इस चैनल का। अभी आप देखिए जो यहां पर पूरा चल रहा है। आज दिन भर हिजबुल्लाह ने आज दिन भर मार की है। आज करीब सुबह सुबह एक पहला इंसिडेंट हुआ, अपर गलीली में तलहई जगह है, वहां पर हिजबुल्लाह ने मार की, एक इजरायली सोल्जर मारा गया, 15 घायल हो गए। और ये सुबह की बात है। और अभी की बात, अभी जो खबर आ रही है कि फिर से जो लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, उसमें भी कम से कम 15 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए हैं। और इजराइल के जो अस्पताल हैं वो भर गए। वहां पर लेबनान में 2 बार हमले हुए हैं, 37 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हैं। आप जानते हैं, कल 1 घंटा मैंने इस पर लाइव किया था। 37 लोग मारे गए हैं और वहां पर मेडिकल इमरजेंसी लेबनान में होनी चाहिए, लेकिन इजराइल में साली मेडिकल इमरजेंसी हो रही है। यह हालात हो गए हैं, हालत खराब कर दी है इजराइल की। मेडिकल इमरजेंसी इजराइल में, अगर आप लोग वीडियो नहीं देख सकते 30 मिनट, ये पूरी जो लड़ाई है इसमें नहीं किसी को रहना है तो नहीं रहे, उसका खुदा उससे पूछेगा उसके मरने के बाद। ये मैं खुल के कह रहा हूं आप लोगों से। अब देखिए, ये पूरी बात जो यहां पर आती है, ना केवल हिजबुल्लाह ने मारा, मैंने कल आपसे कहा था कि हमास ने मारा है। अब जिस समय वायरलेस अटैक वहां पर हुआ, जो दूसरा अटैक हुआ, उसी समय हमास ने सीधे सीधे गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में हमले किए और बड़े जबरदस्त हमले किए। और इस तरीके के हमले हुए जिसमें आज जिसकी खबर आई है, एक हमले में तो जिसका वीडियो भी आ गया है, कल ही की घटना है, जिसमें हमास के लड़ाकों ने टैंक, पूरा का पूरा टैंक उड़ा दिया, एक D9 बुलडोजर उड़ा दिया। उसको उड़ाने के बाद उसमें आग लगाने जा रहे थे, आग लगाने के पहले उसमें हमास का झंडा फहरा दिया। आज तक के इतिहास में 1948 के बाद इतनी जंगें हुई हैं, अरब मुल्क इतनी बार लड़े हैं, कभी भी इजराइल के किसी भी टैंक या D9 बुलडोजर पे फिलिस्तीनी झंडा नहीं लगा। और इस बार तो हमास का झंडा और फिलिस्तीनी का, आप कहेंगे 7 अक्टूबर को भी लगा था, लेकिन 7 अक्टूबर को कुछ ही समय के लिए लगा था। यह नहीं था कि कब्जा करके उन्होंने उस पर अपना झंडा गाड़ दिया है कि देखो ये हमारा इलाका है। अब उसके बाद यहां पर तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम इसमें घुस भी नहीं सकते हो। उसके बाद वेस्ट बैंक में क्या हुआ? वेस्ट बैंक में जेनिन में, कबातिया में जो जंग हुई, इतनी खतरनाक जंग हुई, 13 इजरायली सोल्जर्स उसमें या तो मारे गए या घायल हो गए। ये खबर भी देखिए छुपाई जा रही है। आज सुबह से हिजबुल्लाह और हमास लगातार हमले कर रहे हैं। इतने हमले हुए हैं
कि इजराइल ने गिनना बंद कर दिया है। इजराइल की एक वल्ला वेबसाइट है, उस वल्ला वेबसाइट ने कहा कि वी आर गिविंग अप, हम छोड़ रहे हैं, हम इस जंग की रिपोर्टिंग को छोड़ रहे हैं। यह हालत वहां पर हो गई है, खुल के जंग चल रही है। शेख नसरुल्लाह ने ऑलरेडी कह दिया है कि यह युद्ध का समय है, ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है यह युद्ध का समय है। और लगातार मैं जैसे बात कर रहा हूं, उनकी स्पीच चल रही है, उनकी स्पीच पैरेलल चल रही है, लगातार उसकी लाइव फीड मेरे पास आ रही है। लेकिन मैं लाइव वीडियो बनाने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि कल आप लोगों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए जो शेख नसरुल्लाह, और आज आपको नहीं देखना है तो आप लोग चले जाइए, मुझे नहीं जरूरत है किसी की। शेख नसरुल्लाह आज जो कह रहे हैं, उन्होंने जो दूसरी बात कही, वो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की इस समय कैबिनेट में जंग छिड़ी हुई है। और ये बात सच है, नेतन्याहू योआश गैलेंट का रेजिग्नेशन लेना चाहता था, वो नहीं ले पाया। उसने कहा था कि नॉर्थ में हम सेटलर्स को वापस भेजेंगे, ये एक वॉर ऑब्जेक्टिव हो गया है। लेकिन सेटलर्स को आप वापस कैसे भेजेंगे? वहां तो बिजली गोल हो गई, वहां हिजबुल्लाह की मार से बिजली ही नहीं है, तो आप किस तरीके से वहां पर सेटलर्स को भेज पाएंगे? ये देखिए बहुत बड़ा सवाल ये उठ गया है, और इसको लेके एक बड़ी गोलबंदी हो रही है। उसके बाद देखिए अभी शेख नसरुल्लाह ने अभी क्या कहा। उन्होंने कहा ये जो लार्ज स्केल अटैक्स हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी जो रेडीनेस है हाई ग्राउंड पे, उसको जरा भी उसने प्रभावित नहीं किया है। इजराइल की कोशिश थी, ये शेख नसरुल्लाह कह रहे हैं, इजराइल की कोशिश थी कि 2 दिन में एक बार में हजारों हिजबुल्लाह सैनिक हैं वो मार गिराए जाए, हिजबुल्लाह टूट जाए 2 दिन में। जिस तरह से 7 अक्टूबर में के दिन हमास ने किया था हमला, ये इजराइल दिखाना चाहता था कि हम हमास से भी बड़ा एक हमला कर रहे हैं। ये हालत इजराइल की हो गई कुत्तों की, कि वो अब हमास से कंपीट कर रहे हैं, जो अपने को जहां पर $40,000 पर कैपिटा इनकम है, और पैलेस्टाइन में $2,000 ये पर कैपिटा इनकम है। $40,000 अमेरिका की $50,000 है पर कैपिटा इनकम, इजराइल की $40,000 है। इतना अमीर देश, इतना सब कुछ, और कुत्तों के बल आज वो अपने घुटनों पे आ गया है। उसको ये कहना पड़ रहा है कि हम हमास से बड़ा कुछ करना चाहते थे। भाई तुम लोग क्या बड़ा करोगे? इंडिया के मिडिल क्लास सालिच्ची होती है, तुम लोग क्या बड़ा करोगे जो सपोर्ट करते हैं इजराइल को? ये देखिए जो पूरी बात है, ये जो पूरी बात है, ये जो पूरा मर्म है। शेख नसरुल्लाह ने आगे कहा कि मैं नेतन्याहू और गैलेंट से कहता हूं कि तुम कभी भी इजराइल के सेटलर्स को नॉर्थ नहीं भेज पाओगे। अब हमारी तुम्हारी जंग यही है, तुम लोग नॉर्थ में कोई इजरायली नहीं घुस पाएगा। और जब एक इजरायली को जब मारा जाता है ना, तो भारत में जो राइट विंग के लोग हैं, ऐसे जो पॉलिटिक्स में नहीं है, आमतौर पे अपना काम धंधा करे, उनकी बड़ी खुशी होती है। और जब उनको दर्द होता है इजराइल के साथ जब कुछ होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की, जब कोई ये जो हिंदू मिडिल क्लास है सड़ा हुआ, इसका अगर कोई शख्स इस तरीके से जो इजराइल के साथ खड़ा होता है, मैं उस पर थूकता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है। और शेख नसरुल्लाह की बात है, क्योंकि हिंदू सनातनी जो आइडियल्स हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि फिलिस्तीन के साथ खड़े रहो। ये धर्म में हमारे लिखा है, और ये जब धर्म में लिखा है तो तुम कौन होते हो साले इसको चेंज करने के लिए या हमको चैलेंज करने के लिए? और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में और कई जगह जो फिलिस्तीन के झंडे कुछ मुस्लिम यूथ दिखा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, उन सालों की क्या हालत हुई है, आप जाके उनके घरों में पूछिए, उनके घरों में पूछिए जाके। ये देखिए एक हम पैरेलल ऑपरेशन हिंदुस्तान में चला रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो एक बात शेख नसरुल्लाह बार बार जो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज नाउ ग्लोबल, जो प्रतिरोध है वो ग्लोबल हो गया है। और ग्लोबल प्रतिरोध में जो आपका दोस्त है, जो आपकी पत्नी है, वो भी आपकी दुश्मन हो सकती है। ये शेख नसरुल्लाह कह रहे हैं। और अमेरिका में ऑलरेडी इस बात को कहा जा रहा है। अमेरिका में कई स्टूडेंट ग्रुप्स, उन्होंने अपने घरों पे हमले कर दिए हैं, अपने माँ बाप पे हमले कर दिए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप इजराइल के साथ है। अब आप बताओ, ये वियतनाम वॉर जैसी स्थिति है। वियतनाम वॉर में घर घर डिवाइड हो गया था, माँ बाप कुछ और सोचते थे, बेटा कुछ और सोचता था। और सोचने की क्या बात है कि सीधी बात है, आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो भाड़ में जाओ।
आर्म स्ट्रगल में अगर सशस्त्र संघर्ष में बिलीव नहीं करते हो तो चले जाओ, कोई तुम्हारा मतलब नहीं है इस दुनिया में। आने वाले 100 साल इस आर्म स्ट्रगल के हैं, सशस्त्र संघर्ष के हैं, ये सच्चाई। और जब ये जो मेरा वीडियो है, ये जब भारत के पत्रकार सुनेंगे जल जाएगी उनकी, वो दिल ही दिल उनके कांप उठेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी टारगेट में है मेरे। तो देखिए ये जो पूरी स्थिति है, ये जो पूरी स्थिति है जो फिलिस्तीन की लड़ाई की, और उसमें आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएं। आज जो मोसाद की कड़ी निकली है, मोसाद का जो पूरा मामला निकला है, हंगरी में मैंने बताया था कि जो ताइवान की जो गोल्ड अपोलो कंपनी थी, जहां से पेजर्स इंपोर्ट करता था हिजबुल्ला, वो उसने आउटसोर्स कर रखा था हंगरी की कंपनी को, बीएसी, जो कि शेल कंपनी थी, जैसे अडानी की शेल कंपनीज होती, वो शेल कंपनी थी, और वो मोसाद का फ्रंट था, और उसकी जो सीईओ है मोसाद एजेंट थी। आज बल्गेरिया की में भी ऐसी शेल कंपनी मिली, और पूरी खबर आई है कि इस तरह की 52 शेल कंपनीज मोसाद ने पूरी दुनिया में बना रखी हैं, जिसका केवल काम है कि वो मॉनिटर करे कि कहाँ का माल कहाँ जा रहा है, और उसमें वो कोई ना कोई ऐसा एक्सप्लोसिव प्लांट कर सके। अब और जो मैंने कल आपको एक बात और बताई थी अपने लाइव में, मैंने ये कहा था कि हिजबुल्ला मंगाता था गोल्ड अपोलो से, लेकिन बीच में वो एक जगह से और मंगा लेता था, उस कंसाइनमेंट को अलग कर देता था। लेकिन इस बार चूक हो गई है, वो चूक देखिए, हिजबुल्ला जो है उसने एक्चुअली जो बल्गेरिया की बात आई है, बल्गेरिया की एक कंपनी, उसका भी नाम आ गया है, वो भी मोसाद की शेल कंपनी निकली। तो इसका मतलब है कि हिजबुल्ला जिस तरीके से पूरा काम कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन है। लेकिन जैसे शेख नसरुल्लाह ने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन अगर है, और ये युद्ध, जैसे कल हिजबुल्ला के जो लीडर थे शहाबुद्दीन, वो भाषण दे रहे थे जब वो दूसरा ब्लास्ट शुरू हुआ, वायरलेस ब्लास्ट, और उसमें उसके और जो अच्छा हाँ, एक उसमें आपको एक और बात बताएं, जो जापान की कंपनी वो वायरलेस बनाती है जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो कह रही है कि 10 साल से तो हमने बनाए नहीं है। तो ये वायरलेस जो सेट्स हैं, ये पहुंचे कैसे? ये लेबनान, ये कैसे वहां पर पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड से लेके तमाम? इसका मतलब है कि इजराइल 10 साल से जापान की कंपनी के नाम से ऑपरेट कर रहा है, मोसाद ऑपरेट कर रहा है। इस बात का जवाब मुझे भारतीय I challenge the intellectuals of India, and I throw a challenge before them. If you have any guts, if you have any sort of intellectual honesty, then answer this. How this situation came about, that Japan has stopped making these wireless sets for 10 years, and yet another shell company was operating in its name, and it was manufacturing these wireless sets. And you bastards, you don't know anything, you try to be intellectuals, and then you cannot answer this simple question, you cannot address this simple question. ये देखिए जो सवाल है, ये हर जगह हर स्तर पे ये उठना चाहिए, इस पे इतना बवाल होना चाहिए कि सप्ताह की चूल्हे हिल जाएं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो इजराइल में हो। अब आपको बताते हैं, शेख नसरुल्लाह ने जो दूसरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने ये भी कहा है, अभी जो लेटेस्ट आई है, कि अगर हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी जो इजराइल के पास है, अगर हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, इजराइल अगर समझता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इजराइल समझ ले हम सिविलियन टारगेट नहीं करते। लेकिन अगर ये नौबत आ गई तो हमारे पास लिस्ट है, हम आम इजरायली नागरिक को नहीं मारेंगे, लेकिन जो लोग सेना में हैं, जो लोग आईडीएफ में, ये देखिए जो थ्रेट है, आईडीएफ में जो लोग हैं, हम उनके परिवार को भी टारगेट करेंगे। ये बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा कि सेना में रहना और जो सैनिक की बीवी है वो भी उतने ही जिम्मेदार है, क्यों नहीं छोड़ देती उसको? ये एक सवाल है जो हिजबुल्लाह ने इस समय उठा दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस जंग में केवल एक धर्म के लोग नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, ड्रूज भी हैं, हिंदू भी हैं, इस तरह के तमाम लोग इस जंग में शामिल हैं हिजबुल्लाह के साथ और हमास के साथ। उसके बाद आपको बताएं जो कुछ और बड़ी घटनाएं वेस्ट बैंक और गाजा में घटी, कबातिया का मैंने आपको बताया। अभी एक और घटना घटी है अल जैतून नेबरहुड में, गाजा में, जहां 6 इजरायली बुरी तरह से घायल हो गए।
और इसको लेके इजराइल ने एक वो पूरा एक बयान छापा है, एक बयान दिया है कि हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की कमी हो गई है इजराइल में, ये भी एक बड़ी चीज। और उसने हेलीकॉप्टर्स वो इटली से या फ्रांस से मंगाना चाहती है, लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने इस बात को उन्होंने, क्योंकि लेबनान की जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने कंडेम किया है, तो वो झिझक रहे हैं। जर्मनी ने जर्मनी करीब 30 से 40% आर्म्स एक्सपोर्ट करती है इजराइल को। जर्मनी ने आज इजराइल का आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया। क्या उखाड़ लिया इजराइल ने? 30 सिविलियंस को मार के, 37 सिविलियंस को मार के लेबनान में। लेबनान की सोसाइटी आज यूनाइट हो गई। पूरी दुनिया में ऐसे देश जो कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल के साथ थे, वो उसके खिलाफ होते जा रहे। जर्मनी जैसा देश जहां पर एंटी सेमिटिज्म लॉ है, मतलब जहां अगर आप इजराइल की आलोचना कर दीजिए तो आपको जेल हो जाएगी। ये जर्मनी की सिचुएशन है। उसने इजराइल को आर्म्स एक्सपोर्ट करने का जो लाइसेंस जिन कंपनीज के पास था, जिन जर्मन कंपनीज के पास, उसको रद्द कर दिया। उसके बाद यूएनओ की जनरल असेंबली ने तो परसों ही एक रेजोल्यूशन पास किया था जो 143 वोट से पास हुआ। अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट किया, लेकिन अमेरिका माइनॉरिटी में पड़ गया और यूएनओ की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि विद इन अ मंथ इजराइल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन की सारी टेरिटरी से अलग हट जाए। विद इन अ मंथ इजराइल को ऑक्यूपाइड जो पैलेस्टाइन है उसकी टेरिटरीज छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद लेबनान ने कल फिर से अल्जीरिया के थ्रू एक नया सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाने की बात की है, जिसमें अमेरिका उसको वीटो करेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कंडेम करेगा इजराइल के अटैक्स को। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका कुछ दूसरा स्टैंड ले, लेकिन अभी तक जो स्थिति है अमेरिका वीटो करेगा। लेकिन पूरी दुनिया के सामने जो अमेरिका कह रहा है कि लेबनान के हमले के बारे में हमको नहीं पता था, इजराइल ने हमको नहीं बताया था, अमेरिका की किरकिरी होगी, अमेरिका एक्सपोज हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी देखिए एक और, जब जैसे स्पीच चल रही है शेख नसरुल्लाह की, तो जारित एक इजरायली बैरिक्स हैं अपर गैलिली में, यानी लेबनान बॉर्डर पे, वहां पर अभी अभी हमला हुआ है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने बड़े स्तर पे हमला किया है। 12 इजराइल के जेट्स सीधे लेबनान की तरफ अभी अभी चल दिए हैं। ये वहां पर बम्बार्डमेंट भी करेंगे। हो सकता है शेख नसरुल्लाह की जो स्पीच चल रही थी कि ये युद्ध है, इस युद्ध में मैं बोल रहा हूं मेरे साथ कुछ हो सकता है, शेख नसरुल्लाह बोल रहे हैं उनके साथ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस युद्ध में अगर कोई एक आदमी जाएगा तो दूसरा उठ खड़ा होगा, दसियों उठ खड़े होंगे, सैकड़ों उठ खड़े होंगे। ये बात हमने देखी है। इस्माइल हानिया को मार के इजराइल ने क्या अचीव कर लिया, आपने देखा। वो हार की तरफ उसके कदम और ज्यादा तेज हो गए। और ये उन लोगों के लिए है जो अपने घरों में बैठ के और आराम से ये सब चीजें सुनते रहते हैं, लेकिन वो इसको कुछ करने के लिए वो कदम नहीं उठाते। अब मैं आपको बताता हूं कि फिर देखिए, वल्ला जो इजरायली जो वेबसाइट है, जिसने ये कह दिया कि हमसे अब नहीं होगा, हम रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे इस तरह की सिचुएशन में, उसने फिर से एक अभी रिपोर्ट उसकी आई है कि वल्ला वेबसाइट में कुछ आईडीएफ सोल्जर्स घुसे और उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर जो स्टाफ था वो उन आईडीएफ सोल्जर्स से लड़ गया और उस स्टाफ ने कहा कि यहां पर इजराइल में पहले जो इजराइल का संविधान है, जिसमें यह बात कही गई है कि राइट टू फ्री स्पीच है, कम से कम जूस को, उसको तुम पहले बदलो। ये देखिए पूरी सिचुएशन हो रही है। उसके बाद किरियत शिमोना में हमला किया है। फिर मतलब हिजबुल्लाह ने टर्किश फाइनेंस मिनिस्टर, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रीजनल वॉर ये इजराइल शुरू करना चाहता है और अमेरिका को कदम उठाने चाहिए एंड इजराइल शुड स्टॉप दिस मैडनेस। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का, उसकी खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी आई है। सबका टोन बदला हुआ है, सबकी हालत खराब है, फटी पड़ी है सबकी। सच्चाई यही है, पूरी दुनिया की फटी पड़ी है। जिस तरीके से मतलब इजराइल ने हमला किया तो इजराइल की जीत होनी चाहिए ना। आज दुनिया की जो इजराइल के साथ खड़ी है वो कि उसकी क्यों फटी पड़ी है। भारत में जो लोग हैं सत्ता में, जो इजराइल के साथ हैं, उनकी क्यों फटी पड़ी है।
सवाल ये है, अब देखिए, अब उसके बाद हम आते हैं यहां पर कि फिर से इजरायली 4 सोल्जर्स मारे गए हैं लेबनान बॉर्डर पे, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, मारे गए हैं वो। और एक इजरायली हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है, एक इजरायली हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। इजरायली आर्मी रेडियो ने ये अनाउंस कर दिया है कि सेटलर्स नॉर्थ में नहीं जा पा रहे। सेटलर्स की जो नॉर्थ की यात्रा थी, जिसके बारे में वॉर एम बनाया था इजराइल ने, वो संभव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद देखिए, हमास ने एक और वीडियो जारी किया, और जो 18 अगस्त को जो तेल अवीव में जो फिदाइन हमला हुआ था, उसके जो जाफर मोना नाम का जो फिदाइन था, वो उस वीडियो में बोल रहा है, जो मारा जा चुका 18 अगस्त को शहीद हो गया, और उसने जो ब्लास्ट किया था। उसके बाद एक और आवाज आ रही है, और उसका चेहरा ब्लर्ड है, और वो ये कह रहा है कि हम पूरे इजराइल को डिसरप्ट कर देंगे, हम इतने फिदाइन हमले करेंगे कि इजराइल भी उसको संभाल नहीं पाएगा। आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है। और जिस दिन ये होगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले मुसलमान, और उसके बाद उसके पीछे हिंदू और तमाम और लोग जो भी इंसाफ परस्त लोग हैं, वो आप देखिएगा पक्का है कि पैलेस्टीन की तरफ लड़ने के लिए चल निकलेंगे। इंटरनेशनल इशू ये हो गया है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो देखिए पूरी एक बात आ रही है, ये जो मरने मारने की स्थिति पूरी आ रही है, सारी बौद्धिक बहस खत्म हो गई है, अब सीधे मरने मारने की स्थिति है। अमेरिका अपने चुतियापे में पड़ा है, उसको पड़े रहने दीजिए, उसका एक अलग वो वहीं पर लोग मारे जाएंगे, अमेरिकन को खुद मारेंगे, वो आप देख लीजिएगा। उसकी स्थिति शुरू हो गई है, वहां पर खुल के सिविल वॉर की बातें हो रही है। दूसरी बात देखिए, हमास ने जो एक और काम किया है, नाब्लस में, वेस्ट बैंक में उसने एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया है, लिबरेटेड जोन बना दिया है। और नाब्लस में यह हालत हो गई है कि जो जितने एक्सप्लोजिव्स नाब्लस में मार रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, माउंट गेरिज्म में जो इजरायली सेटलर जो आया था और आईडीएफ के लिए काम करता था, उसको मारा स्नाइपर फायर से। उसके बाद इतनी दहशत है कि वहां जितने भी मोसाद एजेंट्स और एक्स मोसाद एजेंट्स, रिटायर्ड मोसाद एजेंट्स, जो भी उस खूबसूरत जगह पे नाब्लस में रहते थे, सब भाग खड़े हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की। वेस्ट बैंक में कई बार इजराइल ने कोशिश की, कई दिनों से कर रहा है, आज भी कोशिश की, उसको एक इंच भूमि इजराइल उसमें घुस नहीं पा रहा है। ये देखिए एक पूरी सिचुएशन है। और हिंदुस्तान में आप देखिए, अपने को प्रिविलेज्ड मानिए कि आपके पास जो जानकारी पहुंच रही है, वो जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से पहुंच रही है। और शेख नसरुल्लाह का जो लेटेस्ट एक अभी आया है, वो उन्होंने कहा है कि इफ वॉर इज इनएविटेबल देन सो बी इट, कि अगर युद्ध इनएविटेबल है तो फिर युद्ध लड़ा जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हमारे पास एक्सप्लोजिव्स हैं, वो किसी के पास नहीं, क्योंकि उसमें जो खास बात यह है कि जो इस तरह के एक्सप्लोजिव जो रंबल करते हैं, जो एक बार मार करने के बाद दूसरी बार मार करते हैं आगे के टारगेट को, वो वाले जो एक्सप्लोजिव हैं, इनके बारे में मैंने आपको शायद किसी प्रसारण में, मुझे याद आ रहा है, 5-6 महीना पहले आपको बताया भी था। तो ये जो पूरी बात है, ये सारी चीजें देखिए सामने आ रही हैं। शेख नसरुल्लाह का अभी पूरा जो भाषण है वो अभी चल रहा है, और वो उसमें और भी एक बड़ी घोषणा के साथ वो अपने भाषण को समाप्त करेंगे। मैं भी यहाँ प्रसारण ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।